अब आवाज नहीं तो पीछे सुनाई देगा नहीं, फिर चिल्लाते रह जाओगे सर जी सुनाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं। इतने अगर बुद्धि रहती तो तुम लोग लड़की नहीं हो, लड़का हो गया। ठीक सर, अभी थोड़ी देर में गोरे हो जाएंगे, 2 मिनट लगेगा। जैसे कोई चिड़िया मुड़िया रख ले खत्म हो जाए। बार बार बोला जा रहा है कि पीछे बात ना करो, लेकिन मान नहीं रहे बाबू सचिन तुम्हारे पीछे सब। अब ठीक है, समझ में आई बात? और ये अच्छी बात है कि जब तुम लोगों का वीडियो बनाते हैं, मतलब तुम लोग की तरफ जब कैमरा कर देते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। जैसे प्रियांजल का जमाई लेना एकदम खतरनाक तरीके से 3 से 4 बार देखते हैं पूरा वीडियो, उसमें दिखाई देता है। गीता ही है 4 राउंड ऐसे बुला रही थी परसों हमको, कल ही बुलाए थे, हम नहीं देख रहे थे, ठीक है, लेकिन ये बुलाए हुए। और उसके बाद फिर पता नहीं क्या बोली, फिर जब हम जाने लगे तो क्या। हाँ, अक्षय कुमार बगल में तुम्हारे कौन बैठा था जिसका स्वेटर फटा था, उसमें पेन घुसड़ रहे थे? कोई था तुम्हारे था कोई उसमें बैठा था, उसके स्वेटर में पीछे से पेन घुसड़ रहे थे, ध्यान नहीं दिए थे। अच्छे काम करके लोग भूल जाते हैं। सुप्रिया मौर्य आई है, हाँ चोटी पूरा एकदम ऐसे हिला रही, सारी चीजें यहाँ पर दिखती हैं। ठीक, और अच्छी बात यह है कि वो वीडियो अपलोड किया जा चुका है। कल जो 38 मिनट का वीडियो अपलोड किया ना, ये सारे जलवे आपको 36 मिनट के बाद देखिएगा और आखिरी 2 मिनट में देख जाएंगे। ऋषि बाबू आए हैं, क्लास के बाद देखना, ठीक है। इन्हें तुरंत निकाल के जंगा के बीच में रख के मोबाइल तुरंत चलाने दे। चलो ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन के निर्माण की विधियां, हाइड्रोकार्बन के निर्माण की विधियां देखेंगे हम लोग कि कैसे कैसे इसको बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो काम है, सबसे पहला इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो है फ्रॉम अल्कीन, मतलब अल्कीन की सहायता से। फ्रॉम अल्कीन, अगर हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले लें, ध्यान से सुनिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले लें, हर्ष निकाल के अभी बाहर कर देंगे तुमको। जब बोल रहे हैं कि आज माइक नहीं है, चिल्लाना हमको ज्यादा पड़ रहा है, शांति से बैठे रहो, समझ में नहीं आ रहा ना लाइक। अल्कीन की सहायता से ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत आसानी से तुम लोग भी चाहे तो बता सकते थे, ठीक है। अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n, ठीक है। बाबू तुम्हारा फेवरेट अल्कीन कोई है? नहीं है कोई फेवरेट अल्कीन? किसी एक अल्कीन का नाम बताइए। अरे बेटा CH, देखो मेरी बात ठीक है, अंडरस्टैंड बोलने से अच्छा शांत रहो। अरे भाई शांत रहो। अल्केन की शुरुआत पहले कार्बन से होती है, मीथेन। अल्कीन और अल्काइन की शुरुआत ही कम से कम 2 कार्बन उसमें होने चाहिए, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन की जो परिभाषा है उसमें यही ना बताया थे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए कि नहीं? तो उसमें मेथिन और मिथाइन नहीं संभव है, ठीक है। अरे भाई कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि या तो C2H4 ले लो या C3H6 ले लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। सबसे पहला और सबसे छोटा अल्कीन है एथीन, ठीक।
C2H4, ठीक है, CnH2n CnH2n, ठीक है, ये हमारा है अल्कीन, ठीक है। C2H4 लिया जाए, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं CH, यही है C2H4। अब इसको अगर हम लोगों को इथेन बनाना हो और संतृप्त से संतृप्त करना हो तो भाई सीधी सी बात है, एक बॉन्ड तोड़ करके इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया जाएगा तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर हम यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दें, ठीक है, तो ये एक बॉन्ड टूटेगा यहां पर, ठीक, एक बॉन्ड टूटेगा, कितनी जगह खाली होगी, 2 जगह खाली होगी, एक हाइड्रोजन यहां चला जाएगा और एक हाइड्रोजन आकर के यहां जुड़ जाएगा, बन गया इथेन हमारा। कोई बहुत मुश्किल था क्या, एक तरह से अपचयन ही तो है, ठीक। अरे भाई ये बॉन्ड टूटा एक, ठीक, और एक हाइड्रोजन गया इस कार्बन पे जुड़ा, एक हाइड्रोजन गया इस कार्बन पर जुड़ा। अब ये जो एक तरह से अपचयन अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम लोग किसी न किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही कराते हैं, ठीक है, हमने बताया था किसी न किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही कराते हैं। तो जब भी हाइड्रोजनेशन कराना हो, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को जोड़ना हो तो 3 कैटलिस्ट याद रखो, 3 उत्प्रेरक याद रखो, या तो निकेल ले लीजिए, या पैलेडियम ले लीजिए, या प्लेटिनम ले लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि प्लेटिनम और पैलेडियम थोड़े से महंगे होते हैं, इसीलिए क्या लिया जाता है, निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है। ये हमारा असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये हमारा संतृप्त हो गया सैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से क्या बन गया, सैचुरेटेड। हुआ क्या है, एक कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध बने हैं, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और एक पाई। वीक कौन होगा, कमजोर कौन होगा, सिग्मा या पाई, पाई कमजोर होगा, वही वाला बॉन्ड टूटा है। पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए थे, 2, एक इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा, और ये 2 हाइड्रोजन है, ये एक इस हाइड्रोजन के, इस कार्बन के पास चला जाएगा, इस कार्बन के पास। तो बहुत आसान सा रिएक्शन है, बहुत, ये क्लास 10th का एनाल है, कितना समय इसमें दिलवा दिए तुम, बस छापो। कक्षा 10 की ये अभिक्रिया है, 10 मिनट से इसी में कथा बांचे जा रहा है। कहाँ कि तुम लोग का चेहरा जो है वो इलाहाबादी समोसे जैसा बन गया था, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो गया, नहीं भारती। जब ऐसे ऐसे तिकोना और चौकोना चेहरा बनाओगे तो आदमी को लगेगा ही ना कि समझ नहीं रहा है, फिर बाद में समझ में आता है। तो क्लास 10th की है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है वेल हो तुम। छाप लिए हो अगर, तब आगे बढ़ते हैं। समय ज्यादा ले लेते हो भाई तुम लोग छापने में, फिर परीक्षा में क्या होगा तुम लोग। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है ये अल्कीन की सहायता से हो गया। अच्छा, अब दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए जो कि आ नहीं रहा तुम लोग के, कि सर जी अल्कीन से बना दिए, अल्काइन से भी तो बना सकते हैं चाहे तो, है? अरे थोड़ा और हाइड्रोजन ले लेंगे, उसमें 2 पाई बॉन्ड होता है, दोनों तोड़ देंगे, वहां पे बना सकते हैं, अल्काइन से बना सकते हैं। जगह है नहीं, जगह नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, अल्काइन से बना दीजिए। HC ट्रिपल बॉन्ड C2H2 जो हम बता रहे थे आपको, आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन ले लीजिए, निकेल, पैलेडियम या प्लेटिनम, इसकी प्रेजेंस में ही हाइड्रोजन ऐड करते हैं। यहाँ पर सारे के सारे आपके 2H2 कर देना भैया, अगर संतुलित करने का शौक हो, लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शन को संतुलित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक। CH H CH H इथाइन से इथेन बन गया। क्या बन गया, इथाइन से इथेन बन गया। कोई समस्या? समस्या यह है कि यहाँ पर एक मच्छर ये बैठा हुआ है, उड़ गया, छाप लिए इसको। इसको याद करने का तरीका यही है, निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम का सचिन नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है।
निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम। कब आओ आनंद? शिवम, आप अपनी बिल्डिंग को थोड़ा इधर उधर कर दीजिए। आप अपनी बिल्डिंग और ताजमहल को थोड़ा सरकाइए इधर उधर। इंडिया में जगह गर्मा जाती है तो बार बार बिल्डिंग सरकाने में दिक्कत होती है, पल्ला लगता है ना। क्या चीज? दूसरा बता। नेक्स्ट अभिक्रिया है, ध्यान से सुनो। अल्किल हैलाइड की सहायता से, उनके अपचयन द्वारा हेलो एल्केन की सहायता से। अब ये हेलो एल्केन क्या होते हैं ये पढ़ोगे तुम लोग 12 में। ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर ही है हेलो एल्केन, हेलो एरीन। पहला अभी पढ़ाई लिखाई की बात हो सदाशिव भाव तो एक शब्द नहीं निकलेगा, चेहरा तो ऐसा बन जाएगा जैसे कि अब क्या बोले, कैमरे के बाद बताएंगे, ठीक है, वैसा ही बनता है। ठीक, अब सुनो ध्यान से। नेक्स्ट है अल्किल हैलाइड की सहायता से। अल्किल हैलाइड का मतलब क्या हो गया? एक दूसरा मेथड है ना, फ्रॉम अल्किल हैलाइड। मान लिया हमने ले लिया CH3Cl, कोई समस्या? CH3Cl, इसका आप चयन कर दीजिए। आप इसका भी अगर आप अपचयन करते हैं, हाइड्रोजन आप अगर ले लेते हैं 2 हाइड्रोजन, तो होगा क्या? ये आपका HCl बन के निकल लिया, ठीक, और ये हाइड्रोजन आकर के यहां पर जुड़ गया। क्या बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? ठीक, आगे अगर आप यहां पर अल्किल C2H5Cl ले लीजिए, क्लोरोइथेन, इसका रिएक्शन करा दीजिए हाइड्रोजन के साथ, अपचयन करा दीजिए जिंक की उपस्थिति में। एक HCl आपका गया और एक हाइड्रोजन आ गया, बन गया क्या? C2H6 इथेन। बहुत मुश्किल है क्या? आसान है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? आसान है। अच्छा, इसमें एक चीज, जितने भी आपने दोनों मेथड देखे हैं, इन दोनों मेथड की खास बात यह है कि जितने कार्बन आपके रिएक्टेंट में हैं, ठीक है, जितने कार्बन आपके रिएक्टेंट में हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन आपके प्रोडक्ट में है। यानी कि आप मेथ से ही मेथ बना रहे हो, H से ही H बना रहे हो, ठीक है। जैसे इसके पहले एथीन से आपने क्या बनाया था? इथेन बनाया था। आप प्रोपीन से प्रोपेन बनाएंगे। इसमें क्या आप कर रहे हैं? मिथाइल क्लोराइड से मीथेन बना रहे हैं। बात समझा रहे कि नहीं? मतलब अभिकारक में जितने कार्बन है, उत्पाद में भी उतने ही कार्बन रह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं देखेंगे जिसमें कार्बन की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। मतलब हम प्रॉप से हो सकता है कि H बना दें, H से हो सकता है कि ब्यूट बना दें। ठीक, जितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है उन लोग को अगला रिएक्शन समझ में आएगा, और जितने गधों, बैलों, मूर्खों, अज्ञानियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, उन्हें अगला रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। किसको किसको मेरी बात समझ में नहीं आई? ठीक, शिवम और आलोक, अब ध्यान से सुनो। नेक्स्ट अभिक्रिया, नेक्स्ट अभिक्रिया भी अल्किल हैलाइड की ही सहायता से है, लेकिन अच्छा, और ये अभिक्रिया परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, 11 में भी काम आएगी और 12 में भी। इस अभिक्रिया का नाम है वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। अच्छा, इस वुड्स रिएक्शन, अच्छा अब आप लोग नेम रिएक्शन भी जानेंगे, ठीक है। जैसे कुछ कुछ अभिक्रियाओं के क्या होते हैं? नाम होते हैं। उनमें जो अभिकारक होते हैं उनके भी नाम होते हैं। मतलब किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम पर, किसी न किसी चीज के नाम पर उनका एक स्पेसिफिक नाम पड़ जाता है। और ये जो नेम रिएक्शन होते हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा संजना इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक,
वुड रिएक्शन की खास बात ये होती है कि इस अभिक्रिया का उपयोग हम लोग हर तब करते हैं जब हम लोग को कार्बन की संख्या ठीक 2 गुनी करनी हो। ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी करनी हो? ठीक 2 गुनी करनी हो। एक टॉपिक है 12th में कन्वर्जन नाम का। ठीक है, एक टॉपिक है कन्वर्जन नाम का। आपके इसमें भी कन्वर्जन है, 11th में भी है, लेकिन वो पढ़ोगे नहीं तुम लोग। ठीक है, 12th में सीधे कन्वर्जन पढ़ोगे, क्योंकि कन्वर्जन इसमें आप अच्छा प्रश्न आता है कैसे प्राप्त करेंगे आप, इस तरह से करके आता है हिंदी में प्रश्न, कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, तो उसमें ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये अभिक्रिया हमें पता होनी चाहिए कि जब कार्बन की संख्या को हमें ठीक 2 गुना करना हो, प्रियांजन, जब हमें 1 से कार्बन की संख्या 2 कर देनी हो, 2 से सीधे 4 कर देनी हो, 4 से 4 से 8 कर देनी हो, ठीक है, 3 से 6 कर देनी हो, तब जा करके ये सब क्रिया का उपयोग हम करते हैं। ये अभिक्रिया है क्या वुड रिएक्शन में, हम लेते हैं अल्किल हैलाइड। ठीक, CH3Cl प्लस Na प्लस Cl CH3। कितने अल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल हैं? समझ में नहीं आया? हेलो एल्केन के कितने अणु हैं? 2 अणु है। कौन 3 दिखाई दे रहा है? गांजा फूक के आई है। ठीक है, कितने अणु हैं अल्किल हैलाइड के? 2 है। एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक, आप इसको भी ऐसे 2 करके लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन समझने के लिए हमने दोनों को अलग अलग बनाया है और हमने यहाँ पर 2 सोडियम के मॉलिक्यूल ले लिए, सॉरी एटम ले लिया। अब ध्यान से सुनो, सोडियम लिया गया यहाँ पर। एक चीज याद रखना कि सोडियम की जो एफिनिटी होती है, एफिनिटी मतलब जो इनकी रिएक्टिविटी होती है, अभिक्रियाशीलता होती है, किसकी? सोडियम की। या जितने भी हमारे मेटल हैं, धातुएं हैं, इनकी अभिक्रियाशीलता किसकी तरफ बहुत ज्यादा होती है? अधातुओं की तरफ। इनकी अभिक्रियाशीलता किसकी तरफ ज्यादा होती है? अधातुओं की तरफ इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। तो जब भी किसी अधातु को हटाना हो तो हम किसी न किसी धातु के साथ अभिक्रिया कर देंगे, तो वो जो धातु है वो उस अधातु को लेकर के बाहर निकल जाएगा। अच्छा, सबसे अच्छी अधातु कौन है? हैलोजन। हैलोजन कितने हैं एक बार याद रटवाए थे तुम लोग को? कौन कौन से हैलोजन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको जब भी आपको कहीं से बाहर निकालना हो, ठीक है, जब भी इनको बाहर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? किसी न किसी धातु के साथ अभिक्रिया करा देंगे। सोडियम का हमने करा दिया इसके साथ अभिक्रिया, तो सोडियम क्या करेगा? ये 2Cl लेकर के निकल लेगा बाहर, -2 NaCl। अच्छा, अब ये जो अभिक्रिया में तीर के नीचे माइनस में करके लिखते हैं, आप ऐसे लिखिए या यहाँ पर इस तरह प्लस करके लिखिए, दोनों का मतलब दिव्यांश मिश्रा एक ही है। बात समझ आ रही कि नहीं? ठीक, इसके यहाँ लिखने के पीछे 2 कारण है। पहला कि जगह का मैं थोड़ी इधर नीचे लिखना पड़ता, और दूसरा अच्छा लगता है फूल लगता है। ठीक, हाँ, वैसे गद्दार दोस्त नहीं, आवाज सुनाई थी तुम्हें थी। ठीक है, ये CH3 जाएगा, इस CH3 से जाकर के जुड़ जाएगा, क्या बन गया? CH3। इसका नाम क्या है? ठीक, आज बता देना इसका नाम है। तुम लोग के ऊपर लगता है पूरी मेहनत आदमी व्यर्थ कर रहा है। संख्या तो ऐसी भरी पड़ी है कि पूछो नहीं। अरे घर पे मन नहीं लग रहा है क्या तुम लोग का? ठंडी है, बैठ के रजाई में नहीं बैठे हैं तो क्या पकौड़ी खाएं, तो यहाँ आना है पता नहीं क्या करने के लिए। एक जन को फोन करके बोले हैं कि सर जी आज नहीं आएंगे, तब भी मुंह उठा चले आए। वोट जब क्रिया लिख जाओ। यहां पर हमने जो लिया है अणु, ये कौन सा है? इसका नाम क्या है? क्लोरोमीथेन। क्या नाम है इसका? क्लोरोमीथेन। और इसका नाम इथेन, यानी कि मीथेन से हमने क्या बनाया? इथेन बनाया। आप क्लोरोप्रोपेन ले लीजिए, CH3 CH2 Cl प्लस
अच्छा, ये जो अभिक्रिया करते हैं ये करते हैं हम लोग ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर। क्लोरोइथेन है ना ये, ब्यूटेन नहीं बनेगा ये तो। बना जाइए भाई, सब जाइए। ये है वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? वुड्स अभिक्रिया। चले आएंगे पढ़ने, पढ़ना कुछ नहीं। सुबह से क्या सोचे चलते हो स्कूल में? पढ़ेंगे, पढ़ते फिर क्यों नहीं हो? नहीं, मैं कुछ तो पढ़, जैसे कुछ पढ़ने आते हैं, कुछ मिलने आते हैं, कुछ जुलने आते हैं, ठीक है। दोस्तों से, सहेलियों से, घर पे नहीं मेल हो पाता है तो विद्यालय ही बढ़िया जगह है। मैक्सिमम तो पढ़ने ही आते हैं, लेकिन कुछ हैं हमारी हट जाए हैं, ठीक। नेक्स्ट अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया के बाद अब इसमें कार्बन की संख्या एक बढ़ गई। अब हम लोग देखते हैं कि कार्बन की संख्या कम करके देखा जाए। ये तीसरी अभिक्रिया थी ना, तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, ये चौथा है। ठीक 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 है, जहां तक हमको लगता है तीसरा ही है। चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या हम क्या करेंगे? अब कम करेंगे, ठीक है। अरे भाई, इसमें एक चीज रह गया, इसका एक प्रश्न तो रह गया कि ड्राई ईथर लिया क्यों गया है, ठीक। जैसे तुम लोग तो गधे हो, तुम लोग तो पूछोगे नहीं, ठीक है। सोडियम क्यों लिया गया है ये तो हमने शुरुआत में बता दिया था, हाइड्रोजन को हटाना था इसलिए हमने सोडियम को ले लिया, ठीक। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ड्राई ईथर क्यों लिया गया। तो पहले तो जानो कि ईथर क्यों लिया गया है और ईथर क्या होता है। ईथर का फॉर्मूला और मूला यहाँ नहीं लिखेंगे, ईथर बस बता देंगे तुम लोग को कि ईथर एक माध्यम प्रोवाइड करता है। कोई भी अभिक्रिया किसी न किसी माध्यम की उपस्थिति में ही होती है, तो माध्यम हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत कम अभिक्रियाशील हो। लात खाओगे पीछे अभी ना लाए। माध्यम कैसा होना चाहिए? सबसे कम अभिक्रियाशील या अत्यंत अभिक्रियाशील या मतलब अक्रियाशील कह सकते हो, किसी से भी अभिक्रिया ना करने वाला। तो ईथर हमारा एक इनर्ट मीडियम मतलब अनरिएक्टिव माध्यम प्रोवाइड करता है। इसको ड्राई क्यों रखा जाता है, इसके इस सवाल का जवाब तो तुम लोग आराम से दे सकते हो, ठीक है। इसको ड्राई क्यों रखते हैं, इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। जरा दिमाग लगाइए, छोड़ो टाइम वेस्ट होगा। इसमें देखिए एक तत्व लिया गया है सोडियम। सोडियम जैसे ही जल पाता है, जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसीलिए हम लोग ईथर को हमेशा कैसा रखते हैं? सूखा रखा जाता है ईथर को। ईथर को ड्राई क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम थोड़ा सा भी मॉइस्चर पाएगा, थोड़ा सा भी नमी पाएगा, तो उसके साथ मिलकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? सूखा ईथर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अभिक्रिया आप देखिए। नेक्स्ट अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें हम कार्बन की संख्या क्या करेंगे? कम करेंगे, ठीक है। कार्बन की संख्या क्या करेंगे? कम करेंगे। तो ये हम लोग बनाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की सहायता से, और इस अभिक्रिया का नाम है, चौथी अभिक्रिया ना, इस अभिक्रिया का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। डी शब्द कहां पर इस्तेमाल करते हैं? जहां पर कोई चीज बाहर निकालनी हो, जैसे डिहाइड्रेशन, इसमें क्या करते हैं? पानी निकालते हैं। डिहाइड्रोजनेशन, इसमें क्या बाहर निकालते हैं? हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं, ठीक है। आजकल सस्ता वाला माल खूब के आ रहे हो तुम लोग, क्वालिटी खराब हो गई है तुम लोगों की,
लग रहा कहीं और जा रहे हो आनंद, कॉम्प्लेक्स के पीछे नहीं जा रहे हो? हाँ, अब नहीं जाते हो ना? जाना छोड़ दिए? हाँ या नाम जवाब दो, बस बस हाँ या नाम जवाब देना। जाना छोड़ दिए? बस हाँ या नाम जवाब दो। नहीं छोड़े हो? संजना पीछे देखो। डी का मतलब होता है किसी भी चीज को बाहर निकालना, ठीक? तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप का बाहर निकाला जाना। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का बाहर निकाला जाने का मतलब क्या हुआ? पहले हम कुछ ऐसा ग्रुप लें जिसमें कार्बोक्सिलिक हो। आदित्य शर्मा, कुछ ऐसा समूह लिया जाए जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फार्मूला शर्मा क्या होता है? मुंह खोलो और भक्त से बोलो। COOH, ये ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक? बहुत अच्छे, देखिएगा ध्यान से। CH3COONH, सोडियम एसीटेट लिया गया, ठीक है? सोडियम एसीटेट। अगर आप लोग क्लास 10th में साबुन और अपमार्जक पढ़े होंगे, सोप एंड डिटर्जेंट पढ़े होंगे, तो उसमें हम लोग पढ़े होंगे कि जो साबुन होता है, जो सोप होता है, दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है, ठीक है? तो ये हमारा समझ लो एक तरह से साबुन ही है, ठीक? इसका नाम है सोडियम इथेनोएट। आईयूपीएसी नेम क्या है इसका? सोडियम इथेनोएट। क्या नाम है इसका? सोडियम इथेनोएट, ठीक? इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, जैसे कोई भी प्रक्रिया होती है किसी न किसी एजेंट की सहायता से ही की जाती है। बात समझ में आए, ठीक? जैसे अगर हमें ऑक्सीडेशन कराना हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। रिडक्शन कराना हो, रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं? कोई ना कोई काम अगर करना हो, हाइड्रेशन कराना हो तो हाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे। डिहाइड्रेशन कराना हो तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे, ठीक? सचिन, अगर हमें डी कार्बोक्सिलेशन कराना हो तो क्या लेते हैं? डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? क्या भैया शुभम? डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। जब बोले राइटर को बहुत तो लिखोगे कैसे? डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। मुन्ना बाबू बोलिए। अरे कम से कम उल्टा ही सीधा बोल दे भाई, तो सही करा देंगे तुम्हारा। डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट ना बोलो भैया, डी कार्बोक्सिलेटिंग बोले। एजेंट बहुत बहुत तेज हो गया। सबसे अच्छा जो डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट होता है वो होता है सोडा लाइम। क्या होता है? सोडा लाइम। NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। NaOH से आ गया आपका सोडा और CaO मतलब लाइम, क्विक लाइम। ये होता है हमारा 3:1 के रेशियो में। अब यहां पर यही प्रश्न उठता है कि किसी एक डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट का नाम बताइए, तो आप बता देंगे सोडा लाइम। क्या है? सोडा लाइम। सोडा लाइम होता क्या है? सोडा लाइम हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का एक मिश्रण होता है। किस अनुपात में? 3:1। समझ में आ रही बात? अब इस अभिक्रिया में होता क्या है? आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकालना है। जितना बॉक्स में बंद करेंगे, ठीक, उतना ही आप भी बॉक्स में बंद करिएगा। NaCO, ये H बाहर है, ये H इस CH3 के पास चला जाएगा, क्या बन जाएगा? CH4। चलो भाई, इतना पता है। अब इसके बाद एक चीज बाहर देखो। बाहर देखने पर क्या दिख रहा है तुमको? कितना सोडियम बाहर इस बॉक्स के अंदर है? कितना कार्बन बॉक्स के अंदर? कितना ऑक्सीजन है? Na2CO3। Na2CO3। समझ में आ रही बात कि नहीं? इसको जानते हो क्या है?
अरे वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या है ये? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा जानते हो ना? एक होता है खाने वाला सोडा और एक सॉरी धोने वाला सोडा, ठीक है। एक खाने वाला सोडा और एक धोने वाला। धोने वाले से क्या करते हो? धोते हो। सचिन भाई, और जहां MAOH देखो H2O जरूर लिख दिया करो प्रोडक्ट, ठीक। छाप जाओ इसको। इस अभिक्रिया में देखिए आपने लिया सोडियम एथेनोएट, H आया, बना क्या? मीथेन, मेथ आया। पीछे आवाज नहीं। हर भाई लिख लिए क्या? भी समझ रहे हो? समझ लो फिर लिखो। हो गया, बधाई। अब नेक्स्ट इसे एक और मेथड है कार्बोक्सिलिक अम्ल की सहायता से ही। कार्बोक्सिलिक अम्ल की सहायता से ही एक और है मेथड, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड मतलब कोल्बे विद्युत अपघटनी प्रक्रिया। इसी की सहायता से हम लोग करते हैं, ठीक है। इसी की सहायता से आप पांचवा है कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब ध्यान से सुनो भाई, इसमें भी हम लोग सोडियम इथेनोएट ही लेते हैं, पर ये डीकार्बोक्सिलेशन नहीं है, इसलिए इसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन का ही हाइड्रोकार्बन बनेगा। मतलब अगर सोडियम एथेनोएट है तो इथेन बनेगा, सोडियम प्रोपेनोएट है तो प्रोपेन बनेगा। जबकि डीकार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन क्या हो जा रहा था? कम हो जा रहा था, ठीक है। डिग्रेडेशन रिएक्शन एक तरह से उसको कह सकते हैं। अच्छा, कोल्बेज तो चलो भाई ठीक है, किसी का भाई प्रॉपर नाम है, नाम होगा। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोलिसिस। यहां पर क्या होता है? विद्युत अपघटन होता है। किसका विद्युत अपघटन होता है? सोडियम सॉल्ट का, ठीक है। किसके? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम सॉल्ट का विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? अरे भाई बताओ, लिसिस का मतलब क्या होता है? टूटना। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से टूटना। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक। अब जैसे मान लो आदिदेव है और तुम्हारा नाम आयुष। आदिदेव और आयुष हैं। आदिदेव के ऊपर धन आयन है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। आयुष के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एक बाल्टी में इन लोगों को डाल दिया गया। अब ये धन आयन ऋण आयन है, घूम रहे हैं इधर उधर। अब इसके बाद लिया गया नंगा तार, ठीक, और उस बाल्टी में घुसड़ दिया गया। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा तार, उसकी तरफ कौन चला जाएगा? आयुष। जा चपक जाएंगे उसी, ठीक। बात समझ आ रही कि नहीं? और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा हमारा तार, उससे कौन जाकर के जुड़ जाएगा? आदिदेव जाकर के चपक जाएंगे उसी पे। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये लोग जिस विलयन में रखे गए थे उसमें से अलग अलग हो गए कि नहीं? टूट गए कि नहीं? और किसकी सहायता से? नंगे तार की सहायता से। तो बिजली की सहायता से इन लोगों को तोड़ दिया गया। तो इन लोग का क्या किया गया? इलेक्ट्रोलिसिस किया गया। प्रियांजल, एक होती है मुक्कालिसिस। मुक्के की सहायता से अगर आप किसी को तोड़ रहे हैं, क्या करें ना लगे, इधर देखो, 4 बार जमाई रही हूं 2 मिनट के अंदर। हम वीडियो देख रहे थे। जमाई की एक खासियत होती है कि देख करके आ जाती है। मान लो हम जमाई ले ना, तो आधी क्लास यही कारण है कि 8वीं पीरियड तक भी अगर हमसे पढ़वाओगे तो इसी एनर्जी के साथ हम पढ़ाते हैं। कि अगर हम ढीले पड़ गए तो ठीक है, अगर हम क्या फर्क पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस,
तो वहीं सचिन बाबू वहीं लौट जाएंगे, हाँ सर जी बताइए, लौट जाएंगे। ऋषि बाबू भी वही पेटे भरे लौट जाएंगे, हाँ सर जी बताइए। लौट जाओगे तुम लोग, इतना अपने आप को थका हुआ महसूस करोगे। अभी इतना तेज चिल्लाने के बाद हिना अंसारी, इतना तेज चिल्लाने के बाद, ठीक है, बीच बीच में जो है डोज देने के बाद, तो आदमी मगरमच्छ और जो घड़ियाल की तरह इतना बड़ा बड़ा मुंह फाड़ दे रहा है कि आधी दुनिया ब्रह्मांड समा जाए उसमें। इतना बड़ा मुंह फाड़ दे रहा है, पूरा गैलेक्सी दिख जा रहा है। तो आप पिछले वीडियो का, ठीक है भाई, जो भी ये वीडियो देख रहा हो, पिछले वीडियो का हमारा 36 मिनट के बाद का वीडियो आदि सदाशिव आप जरूर देखिए, काफी आनंद आएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड देखा जाए, कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इसमें बिजली की सहायता से तोड़ते हैं। तो हम पूरी अभिक्रिया नहीं लिखेंगे, जो पेरेंट रिएक्शन है, पेरेंट मतलब जो मेन रिएक्शन है, हम वो लिखेंगे। कैथोडिक और एनोडिक हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो जितना लिखेंगे उसको लिख करके छाप लेना, ठीक, क्योंकि याद करना तो तुम्हारे पास का है। 17 और 19 का पहाड़ा तो आज तक याद नहीं हुआ। 17 और 19 का पहाड़ा परीक्षा में नहीं आएगा। अगर उसको याद कर लियो तो ऐसा नहीं कि जीवन में बहुत महान काम कर लिए। जब 17 और 19 पहाड़ा नहीं याद है तो क्या याद है? देखो ध्यान से, CSA ध्यान से सुनो भाई। अब इलेक्ट्रोलिसिस के पहले हमें एक और काम करना होता है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब किसकी सहायता से तोड़ना? H2O, बहुत अच्छे, जल की सहायता से तोड़ना, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल की सहायता से तोड़ना, ठीक है। पानी मिला देने पर जितने भी लवण होते हैं, ठीक है, वो अपने धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। उसके बाद उनको कैथोड और एनोड पर आसानी से माइग्रेट कराया जा सकता है। तो ना जाइए भाई, इस रिएक्शन को लिख जाइए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आई थिंक सारे हो गए हैं। विरेचन, ठीक है भाई। एक और अभिक्रिया देख लो। एक अभिक्रिया है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की सहायता से। ग्रिगनार्ड रिएजेंट की सहायता से भी हम इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये क्या होता है, ध्यान से देखो। कौन सा? ये छठवां। ग्रिगनार्ड रिएजेंट की हेल्प। अब ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है, ध्यान से सुनो, ठीक।
अभी तक हम लोगों ने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे हैं गुप्ता पूनम, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे हैं सब में हमने कार्बन के साथ किसी न किसी अधातु को जुड़ा हुआ देखा है। किसी में भी आपने कार्बन के साथ किसी धातु को जुड़ा हुआ देखा है क्या अभी तक? नहीं। कार्बन धातुओं के साथ आसानी से नहीं जुड़ पाता है। ठीक है। एक केस में आप लोग देखेंगे, आप लोग के सिलेबस में है, इस साल भी और अगले साल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन धातुओं के साथ या एक ही धातु के साथ बंध बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मतलब ऐसा यौगिक, ऐसा ऑर्गेनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिसमें धातु भी है। अब कहोगे सर जी अभी इसके पहले भी एक धातु देखे थे, सोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड में थे। कौन है? अपने घर का दुखड़ा रो रहा है, हमको लग रहा है यहाँ पर कोई है। अब सुनो ना, अभी दिमाग में आलोक बाबू प्रश्न आएगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कह रहे हैं कि कार्बन में जो है धातु तो होता नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अभी इसके पहलवा सोडियम वाला लिए ही थे, सोडियम धातु ही है। तो ये सवाल आ रहा है दिमाग में कि नहीं? तो मूर्ख हो तुम लोग। उसमें कार्बन के साथ सोडियम बॉन्ड नहीं बनाया है, ऑक्सीजन के साथ बनाया है। मैं ये बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन धातु के साथ कोई बंध आसानी से नहीं बनाता है। धातुओं के साथ कृष्ण मोहन वो बंध नहीं बनाता है। सिर्फ एक केस में बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक CH3MgBr, अल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। बात समझ आ रही कि नहीं? अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इसको जनरलाइज कर दिए, यानी कि इसकी जगह इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इसकी जगह क्लोरीन भी हो सकता है, पर बीच में मैग्नीशियम जरूर रहेगा। सचिन, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड क्या होगा? अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इसका जनरल फॉर्मूला होगा। ठीक। अब इसकी अभिक्रिया, ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। इसकी अभिक्रिया किसी भी प्रोटॉन डोनर के साथ हम करा दें। प्रोटॉन डोनर का मतलब क्या हुआ? कोई भी अम्ल, जितने भी अम्ल होते हैं सारे के सारे प्रोटॉन डोनर होते हैं कि नहीं? सबसे वीक अम्ल लेकर के चलते हैं। मान लिया कि जल के साथ इसकी अभिक्रिया हमने करा दी। किसके साथ अभिक्रिया करा दी? जल के साथ। जल भाई किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। हमने ये इतना अभिक्रियाशील है कि सिंपल जल ले लिया HOH, तो ये कार्बन और धातु के बीच का जो बंध है ये सबसे वीक बॉन्ड होता है। हमने कहा आसानी से नहीं बनता, इसका मतलब वीक होता है। अब ये टूट जाता है, टूट जाएगा तो हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पर, OH आ जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ गया, क्या बना? मीथेन। क्या बना? और बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, MgOH-Br। ये आपका बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। ठीक, छाप लो इसको। ये लगभग आपके 50-55% ऑर्गेनिक कंपाउंड आप चाहें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से बना सकते हैं। अल्कोहल वाला बता और रहने दो, हो गया। मतलब एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही एक एक्स्ट्रा है। अब इसके भौतिक गुणधर्म देख लो। गुणधर्म इसके हम लोग दो पढ़ेंगे, भौतिक और रासायनिक। भौतिक गुणधर्म खाली सुन लो, लिखना उगना नहीं है भौतिक गुणधर्म, क्योंकि परीक्षा में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। रासायनिक गुणधर्म परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, कॉपी तो ऐसे बंद कर रहे हो जैसे इसके पहले सब लिख रहे हैं। यस सर। ठीक, सुनो ध्यान से। हर्ष भाऊ, तुम्हें से उम्मीद है कुछ कि कुछ रैंक को लाओगे क्लास में। बाकियों का हाल तो हम देख ही रहे हैं। तुम ही हो जो बीच में कुर्सी लगा करके ध्यान से मन लगा के पढ़ रहे हो हर्ष, तो इस बार दिखा देना है सबको।
दिखा देना माने पढ़ के दिखा देना, समझ गया ना? हाँ, नहीं तो बैल आदमी है, दिखा देना मतलब कि कुछ और ना। इस बार बाबू सबको दिखा देना, हर्ष, ठीक है? पढ़ के दिखा देना, पढ़ के अपना रिजल्ट दिखा देना, ठीक? तो भौतिक गुणधर्म में इसकी भौतिक अवस्थाएं देखते हैं। भौतिक अवस्था इसकी ध्यान से सुन लो। कार्बन संख्या 1 से लेके 4 तक, यानी कि मीथेन से लेकर के एक साथ क्यों नहीं बोलते? दिमाग कहां रहता है सुनील भाई? दिमाग कहां रहता है? भौतिक गुणधर्म देख ले थोड़ा। बाल उलझाड़ लो। भौतिक गुणधर्म देख लो। कार्बन संख्या 1 से लेकर 4 तक ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है? 1 से लेकर 4 तक गैसीय अवस्था में, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये आपके क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में आपके पाए जाते हैं। कार्बन संख्या 5 से लेकर के 17 तक ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, बट काफी वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं। वॉलेटाइल लिक्विड समझते हो ना? बताए थे हम, क्या होता है वॉलेटाइल लिक्विड? गाँव में बुढ़ऊ चला है, कोई बहुत बूढ़ पुरनिया चला है। बाबू च्यवनप्राश खाओ, ठीक है? बूढ़े हो गए हो, देखो अब तो तुमसे कुछ होना जाना है नहीं, अब किसी लायक बचे नहीं। शिवम भाई बूढ़े हो गए हो, कह रहा हम अपने एक्सेप्ट कर रहा है हम। सुनो ध्यान से। कार्बन संख्या 17 के बाद सबके सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अरे 5 से 17 द्रव रहता है। कौन है ये? है कौन है ये दुश्मन जो आ गया है हमारे अल्लाह को चाहने वालों के बीच में? कौन है ये दुश्मन? कौन है रे? कौन आया है? 5 से 17 तक पाए जाते हैं द्रवावस्था में, और 17 के बाद ठोस अवस्था। ठोस अवस्था वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उन सब से आपका परिचय है, ठीक? ये जो वैसलीन टाइप के या वैक्स टाइप के मोबिल वोबिल होता है बाबू, जो तुम लोग का 1 घंटा पढ़ लो तो लीक हो जाता है, ठीक है? ये सब हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं सचिन प्रजापति, जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है? ये सब क्या होते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, अच्छा इनके सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। विलेयता। विलेयता का मतलब होता है कि ये जल उल में विलेय होते हैं कि नहीं, ठीक है? तो ये जल में विलेय होते हैं क्या? हाँ, तो ये जल में अविलेय होते हैं, ठीक है? गलती से भी सही मुंह से नहीं निकलता है, ठीक? ये जल में अविलेय होते हैं क्योंकि ये ध्रुवीय नहीं होते हैं। ध्रुवीय समझते हो? इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल नहीं होता है, जिस कारण ये पूरी तरह से जल में अविलेय होते हैं। अभी मैंने बताया जो वैक्स होता है, मोबिल होता है, वैसलीन होता है, ये सब होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन। और उसके बाद पूछे जल में विलेय होते हैं तो पता नहीं कहाँ का गांजा फूक क्या है, सब कह रहे हैं हाँ वे कौन सा मोम तो और मोबिल तुमने पानी में घोल लिया था? कौन से वैज्ञानिक के घर से हो नालायक, ठीक है? तो ये जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं, ठीक? बात समझ में आ रही कि नहीं सदाशिव भाई? ठीक, थोड़ा जूम कर दें। हाँ, तो ये जल में क्या होते हैं? पूरी तरह से अविलेय होते हैं, ठीक? केमिकल रिएक्टिविटी इनकी थोड़ी कम होती है, मतलब रासायनिक अभिक्रियाशीलता कम होती है। ये बहुत ज्यादा क्रियाशील नहीं होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है पैराफिन्स। पैराफिन्स, पैरा का मतलब होता है लेस, कम, लो, बहुत कम, इत्तुसा है नी चुकी, ठीक?
और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। एफिनिटी शब्द सुना है? अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सुना है? ठीक, तो अब सुन लो। एफिनिटी का मतलब एक्चुअल में होता है रिएक्टिविटी। ठीक है, किसी भी चीज के प्रति अभिक्रियाशीलता, चाहत। शिवम भाई, जैसे ही नीरज प्रवेश करते हैं तुम लोगों की एफिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, नीरज जैसे दरवाजे से आते हैं तो तुम लोग थोड़े से रिएक्टिव हो जाते हो कि नहीं? मतलब नीरज के प्रति तुम लोगों की एफिनिटी या चाहत बहुत ज्यादा है। बात समझ आ रही कि नहीं? सोडियम की एफिनिटी हाइड्रोजन की तरफ बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? धातुओं की अधातुओं के प्रति एफिनिटी ज्यादा है, मतलब रिएक्टिविटी, अभिक्रियाशीलता। उसको देख करके जो है बड़ा अच्छा लगता है कि नीरज आ गए, अब मजा आएगा। ठीक, और नीरज जो है टांग फैला खाली सोते हैं, खाली कुछ करते रहते हैं। आया है, रास्ते में दिखा था। हाँ ठीक, बस सुनील भाई। तो पैराफिन्स का मतलब जिनकी रिएक्टिविटी क्या हो, बहुत कम हो। ठीक है भाई, पैरा का मतलब तो मैंने बताया ना, आजकल दुर्पहवा भांग खा के आ रहा है। दुर्पहवा भांग भाई खा रहे हो तुम। ठीक है, तब आज के लिए इतना रहने दो, कुछ और पूछेंगे बताएंगे। शिवम भाई दिन खराब है।